हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे प्रॉब्लमेटिक सॉइल एंड देयर मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है ना, वन लाइनर क्वेश्चन। ठीक, प्रॉब्लमेटिक सॉइल एंड देयर मैनेजमेंट, समस्याग्रस्त मृदाओं और उनका मैनेजमेंट यानी प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उनसे रिलेटेड हम वन लाइनर क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक चीज और कहेंगे यार, ये बताओ कि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के दो वीडियो बनाए हमने। ठीक है, और दोनों वीडियो से 100% फंसा, यानी कि मतलब जो पेपर आया, एक दो क्वेश्चन नहीं कह सकते, लगभग लगभग 100% पूरा पेपर फंसा। यार क्या एक लाइक भी नहीं कर सकते? हाँ, और नहीं कर सकते तो कोई बात ही नहीं फिलहाल, लेकिन अगर लगता है कि नहीं लाइक करना चाहिए तो कर दिया करें। ठीक है ना, तो आइए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रॉब्लमेटिक सॉइल एंड देयर मैनेजमेंट का, कि लवणी एवं क्षारीय मृदाओं का, इसको लवणी एवं क्षारीय मृदाओं को सुधार करने के लिए या सुधारने के लिए को सुधारने के लिए किस खरपतवार का प्रयोग किया गया था? किस खरपतवार का प्रयोग करते हैं? किस खरपतवार का प्रयोग करते हैं? तो खरपतवार कौन सा है? सत्यानाशी है। कौन सा है? सत्यानाशी। क्लियर? अगर पूछ लिया जाए कि लवणी एवं क्षारीय मृदाओं को किस खरपतवार के द्वारा आप सुधार कर सकते हैं, उसमें यानी कि कृषि योग्य बना सकते हैं, किस खरपतवार के द्वारा, तो वो खरपतवार है आपका सत्यानाशी। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्रबल अम्लीय मृदाओं, अगला क्वेश्चन है प्रबल अम्लीय मृदा का पीएच कितना होता है? पीएच कितना होता है? 4 से 5 होता है। क्या होता है? 4 से 5 होता है। क्लियर? फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाइराइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? पाइराइट का रासायनिक सूत्र, पाइराइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Fe Fe इंटू 2H2O। पूछा जा सकता है जिप्सम का भी, जिप्सम का रासायनिक सूत्र, तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? हमारे हिसाब से लगता है कि हम पिछली क्लास में बताए थे जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है भाई, बताओ। CaSO4 इंटू 2H2O। CaSO4 इंटू 2H2O, ये आपका जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है। अच्छा, ये जिप्सम और पाइराइट, ये दोनों का प्रयोग क्या होता है? जिप्सम और पाइराइट का प्रयोग क्या है? ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है। तो ये लवणीय एवं क्षारीय मृदाओं के, लवणीय एवं क्षारीय मृदाओं के
सुधार के लिए करते हैं, सुधार के लिए करते हैं। हाँ, कल जो पिछली एक वीडियो थी उसमें एक क्वेश्चन गलत हो गया था, ठीक है ना। उसमें क्वेश्चन ये गलत हो गया था कि मृदा अपक्रिया क्षारीय कब होती है यदि पीएच, तो उसको देख लीजिए। मृदा अभिक्रिया क्षारीय होती है यदि पीएच 7 से ज्यादा हो, तब 7 से ज्यादा हो। अगर 7 है तो कैसे होगा, उदासीन होगी। कैसा होगा, उदासीन होगा। क्लियर, ये याद रखिएगा, पिछले वीडियो में मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिप्सम में गंधक की मात्रा, गंधक मात्रा कितनी होती है, कितनी होती है। जिप्सम में गंधक की मात्रा कितनी होती है, 18% होती है। कितनी परसेंट होती है, 18% होती है। क्लियर। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेडान शब्द कहां से आया, पेडान शब्द कहां से आया, तो ये यूनान से आया। कहां से आया, यूनान से आया। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृदा विज्ञान के जनक कौन है, मृदा विज्ञान के जनक कौन है, तो वी डोपुचेओ। कौन है मृदा विज्ञान के जनक, वी डोपुचेओ। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि एसिड सल्फेट मृदा का पीएच कितना होता है। एसिड सल्फेट, एसिड सल्फेट मृदा का पीएच कितना होता है, कितना होता है। तो एसिड सल्फेट मृदा का जो पीएच होता है 3.5 से भी कम होता है, से कम होता है। ठीक है, कितना होता है, 3.5 से भी कम होता है। क्लियर, इतनी बात लिख लीजिए, इतना। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि धान की परतदार मिट्टी, धान की परतदार मिट्टी, मिट्टी धान की जब खेती करते हैं तो परतदार जो मिट्टी हो जाती है वो किस कारण बनती है, किस कारण बनती है। क्लियर, ठीक है ना। देखते हैं, जब धान खेती करते हैं तो धान की खेती करते हैं तो यानी धान के खेत में परतदार मिट्टी की जो सिचुएशन होती है, परतदार मिट्टी किस कारण से बनती है, तो क्या होता है, फसल चक्र ना अपनाने से। क्या, फसल चक्र ना अपनाने से। ठीक है, जब फसल चक्र नहीं अपनाएंगे, कहने का मतलब ये है सतत चावल, फिर चावल की खेती करने पर जो है आपके धान के जो खेत में जो है परतदार मिट्टी का निर्माण होगा या परतदार मिट्टी पाई जाएगी। क्लियर, इतनी बात। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि चूने की आवश्यकता का निर्धारण करने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं। चूने, किसका, चूने की आवश्यकता, आवश्यकता का निर्धारण करने हेतु, निर्धारण
करने हेतु किस विधि का प्रयोग करते हैं। बात समझ रहे हैं? कहने का मतलब चूना कहाँ डाला जाता है? अम्लीय मृदाओं में प्रयोग किया जाता है। कहाँ पर? अम्लीय मृदाओं में किया जाता है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि किसमें कितनी मात्रा में डालनी है, यानी कि आवश्यकता क्या नीड है, उसकी जरूरत का जो निर्धारण करता है, डिटर्मिनेट करता है, उसके लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं, किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो विधि कौन सी है? बफर विधि है। कौन सी है? बफर विधि का प्रयोग करते हैं। किस विधि का प्रयोग करते हैं? बफर विधि का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अम्लीय मृदा के लिए, यानी अम्लीय मृदा के, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्लीय मृदा के विकास के लिए उत्तरदायी कारक कौन से हैं? कारक क्या पूछ रहा है? कारक, यानी अम्लीय मृदा के विकास के लिए कारक क्या है, यानी कहने का मतलब अम्लीय मृदा हो जाने के कारण क्या है, किस कारण मृदा अम्लीय हो जाती है। तो देखिए, एक तो भारी वर्षा हो जाने पर, पहला बिंदु भारी वर्षा होने के कारण। दूसरी बात भूमि का जलमग्न होना, भूमि के जलमग्न होने के कारण, जलमग्न होने के कारण। और तीसरा बिंदु ये है कि फसल चक्र न अपनाने से। अच्छा, ये तीन बिंदु बता दे रहे हैं, फसल चक्र न अपनाने से। तीनों को समझना है क्या कारण हो सकता है। देखो, जब भारी वर्षा होती है तब क्या होता है? मृदा अम्लीय हो जाती है। कैसे हो जाती है? अम्लीय हो जाती है। कहने का मतलब जब बारिश होगी, ठीक है ना, तो जितने भी हमारे जो पोषक तत्व हैं भूमि की निचली सतह पर चले जाते हैं, रिस कर चले जाते हैं, इसलिए मृदा हमारी अम्लीय हो जाती है। क्या हो जाती है? अम्लीय हो जाती है। जिसमें कि आपका एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, इनकी मात्रा बढ़ जाती है, पोषक तत्व ऊपर नहीं आ पाते। दूसरी चीज, जब भूमि जलमग्न होगी, पानी हमेशा भरा ही रहेगा, तो वो जो है आपके जितने भी, कहने मतलब अम्लीय मृदा को जो है बढ़ावा देंगे। कहने का मतलब जो है जो भी पोषक तत्व हैं, ठीक है ना, जो हमारे कल्टीवेशन के लिए फायदेमंद होते हैं, ठीक है ना, जैसे कि आपका आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सब जो है निचली सतह में चले जाते हैं, ठीक है ना। जब जल भरा रहेगा तो नीचे वाले पोषक तत्व ऊपर नहीं आ पाते हैं, ठीक है। तीसरा, फसल चक्र न अपनाना। अगर हम फसल चक्र नहीं अपनाते हैं तो जो है हमारी मृदा जो है अम्लीय ही बनी रहेगी ना। कहने का मतलब कि फसल चक्र अपनाने से तात्पर्य ये है कि एक बार हम उथली जड़ों का प्रयोग करें तो एक बार हम निचली जड़ों का प्रयोग करें, गहरी जड़ों का प्रयोग करें, तो उससे ये होता है, कहने मतलब एक बार जल रिक्वायरमेंट वाली, एक बार नॉन जल रिक्वायरमेंट वाली, है ना। अगर फसलों का उपयोग करते हैं तो क्या होता है, हमारी मृदा सही रहेगी। यही सब कारण है कि हमने क्वेश्चन यही किया कि अम्लीय मृदा के विकास के लिए उत्तरदायी कारक कौन से हैं। तो भारी वर्षा हो गई, भूमि का जलमग्न होना, यानी वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम से अम्लीय मृदा का विकास होता है, और फसल चक्र न अपनाने से अम्लीय मृदा का विकास होता है। क्लियर? फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एमओपी में, इसमें एमओपी में फास्फोरस की मात्रा, इसकी फास्फोरस की मात्रा कितनी होती है? फास्फोरस की मात्रा कितने % होती है एमओपी में? तो सॉरी, एमओपी में पोटास की मात्रा पूछी जाएगी कि क्या पूछी जाएगी? एमओपी में पोटास यानी पोटेशियम की मात्रा, किसकी? पोटेशियम की मात्रा कितने % होती है? तो एमओपी में जो है 60% होती है, ठीक है। फिर उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसएसपी में फास्फोरस की मात्रा, किसकी? फास्फोरस की मात्रा कितने % होती है? मात्रा कितने % होती है? तो 16% होती है। कितने % होती है? एसएसपी में फास्फोरस की मात्रा 16% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितने % होती है? तो सभी जानते हैं 46% होती है। और फिर उसके बाद
आगे देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि साधारण नमक, क्या साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? सूत्र साधारण नमक NaCl, सोडियम क्लोराइड, क्या बोलेंगे? सोडियम क्लोराइड। क्लियर। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा, सोडियम सल्फेट की घुलनशीलता कितनी होती है? सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट की घुलनशीलता, घुलनशीलता क्या होती है? सोडियम सल्फेट की घुलनशीलता क्या होती है? तो 170 ग्राम प्रति लीटर होती है। क्या होती है? 170 ग्राम प्रति लीटर होती है। अगला क्वेश्चन ये है कि मैग्नीशियम सल्फेट की घुलनशीलता कितनी होती है? मैग्नीशियम सल्फेट की घुलनशीलता कितने परसेंट होती है? किसकी? मैग्नीशियम सल्फेट की घुलनशीलता कितनी होती है? 262 ग्राम प्रति लीटर होती है। ठीक है, क्लियर। फिर उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैल्शियम सल्फेट में, किसमें? कैल्शियम सल्फेट की घुलनशीलता कितने परसेंट होती है? 1.9 ग्राम प्रति लीटर होती है। कितनी होती है? 1.9 ग्राम प्रति लीटर होती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय मृदा मुख्य रूप से किस राज्य में नहीं पाई जाती है? अम्लीय मृदा मुख्य रूप से किस राज्य में नहीं पाई जाती है? तो किस राज्य में नहीं पाई जाती है? आपका उत्तर प्रदेश है। क्या है? उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती। कहाँ नहीं पाई जाती? उत्तर प्रदेश। तो अगर यहीं पर कह दिया जाए लवणीय व क्षारीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? किस राज्य में है? तो ये किस राज्य में है? किस राज्य में है? यूपी में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। लवणीय एवं क्षारीय मृदाओं का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा कहाँ है? आपका उत्तर प्रदेश में है। अगर बात कर लीजिए अम्लीय मृदा मुख्य रूप से किस राज्य में नहीं पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती है। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लवणीय और क्षारीय मृदाओं, लवणीय एवं क्षारीय मृदाओं किन क्षेत्रों में पाई जाती है? लवणीय, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है लवणीय एवं क्षारीय मृदाएं कैसे क्षेत्रों में पाई जाती है या किन क्षेत्रों में पाई जाती है? पाई जाती है कहने मतलब कैसी जलवायु होती है जहां पर ये मृदाएं पाई जाती है? तो शुष्क क्षेत्रों में। कैसे क्षेत्रों में? शुष्क क्षेत्रों में और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में। अर्ध शुष्क क्षेत्रों में। क्लियर। शुष्क क्षेत्रों में और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में आपकी लवणीय एवं क्षारीय मृदाएं पाई जाती हैं। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अगर पीएच, क्या? अगर पीएच, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर पीएच इज ग्रेटर देन 7, अगर पीएच इज ग्रेटर देन 7 वाले विलयन को क्या कहते हैं? वाले विलयन को क्या कहेंगे? क्या कहते हैं भाई? अगर पीएच जो है इज ग्रेटर देन 7 है यानी 7 से अधिक है, तो जब 7 से अधिक होगा तो क्या कहेंगे? क्षारीय विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे? क्षारीय विलयन कहेंगे। क्लियर। अगर यही नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछ लिया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ ले
नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि अगर पीएच इज लेस देन, अगर पीएच इज लेस देन 7 वाले विलयन को क्या बोलेंगे? विलयन को क्या बोलेंगे? अम्लीय विलयन कहते हैं। क्या कहेंगे? अम्लीय विलयन। 7 पर उदासीन होता है, 7 के ऊपर क्षारीय हो जाएगा, और 7 से अगर कम है तो क्या कहलाएगा? अम्लीय विलयन कहलाएगा। क्लियर? फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूने की क्षमता यानी कैपेसिटी ऑफ CaCO3, ठीक है ना। चूने, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है चूने की क्षमता का प्रस्ताव किसने दिया? चूने की क्षमता का प्रस्ताव किसने दिया? ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि चूने की क्षमता का प्रस्ताव किसने दिया? तो सोफील्ड ने दिया। किसने दिया? सोफील्ड ने दिया। क्लियर? फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है GIS शब्द, GIS शब्द का अर्थ क्या होता है? शब्द का अर्थ क्या है? GIS शब्द का अर्थ चलिए बताइए। GIS शब्द का अर्थ क्या है? तो GIS शब्द का अर्थ होता है भौगोलिक सूचना प्रणाली। क्या होता है? भौगोलिक सूचना प्रणाली होता है। क्लियर? फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मृदा क्षरण, क्या मृदा क्षरण कितने प्रकार का होता है? कितने प्रकार का होता है? तो ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है जल क्षरण, एक होता है वायु क्षरण। ये 2 प्रकार का होता है। एक जिसे कहते हैं वाटर इरोजन और एक को कहते हैं क्या? एयर इरोजन। ठीक है। मृदा क्षरण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। क्लियर? फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि योजना आयोग ने किस वर्ष, अगला क्वेश्चन है योजना आयोग ने किस वर्ष, योजना आयोग ने किस वर्ष भूमि संरक्षण को परिभाषित किया। ठीक है ना। योजना आयोग ने किस वर्ष भूमि संरक्षण को, किसको? भूमि संरक्षण को परिभाषित किया। तो सन 1942 में। कब? 1942 में। क्लियर? फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय भूमि व्यवस्था, भूमि सुरक्षा बोर्ड, न कि व्यवस्था, केंद्रीय भूमि सुरक्षा बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? स्थापना किस वर्ष हुई? केंद्रीय भूमि सुरक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो ये कब हुई? 1953 में हुई। कब हुई? 1953 में हुई। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये है भारत में राज्य भूमि सुधार बोर्ड की संख्या कितनी है? संख्या कितनी है? तो कितनी है? 22 है। कितनी है? 22 है। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जोधपुर में, कहा? जोधपुर में रेगिस्तान, जोधपुर में रेगिस्तान वृक्षारोपण एवं अनुसंधान केंद्र, वृक्षारोपण एवं अनुसंधान
केंद्र कब स्थापित किया गया? कब स्थापित किया गया? तो जोधपुर में जो रेगिस्तान वृक्षारोपण एवं अनुसंधान केंद्र कब स्थापित किया गया? तो ये 1952 में स्थापित किया गया। कब किया गया? 1952 में स्थापित किया गया। क्लियर? ठीक, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्रथम पंचवर्षीय, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि प्रबंधन किसके प्रबंधन, यानी भूमि संरक्षण हेतु जो प्रबंधन करने में है ना, प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि संरक्षण योजना हेतु, ठीक है, योजना हेतु कितने करोड़ का प्रावधान रखा गया? कितने करोड़ का प्रावधान रखा गया? प्रावधान रखा गया था। तो कितने करोड़ का रखा गया था प्राविधान? तो 18 करोड़ का रखा गया था। कितने करोड़ का? 18 करोड़ का रखा गया था। कितने करोड़ का प्राविधान रखा गया था? 18 करोड़ का प्राविधान रखा गया था। अगला क्वेश्चन ये है कि CSSRI कहाँ स्थित है? CSSRI कहाँ स्थित है? करनाल में है। कहाँ है? करनाल। और करनाल कहाँ पड़ता है भैया? हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि राग फास्फेट में, किसमें? राग फास्फेट में P2O5 कितने परसेंट पाया जाता है? P2O5 कितने परसेंट पाया जाता है? तो 20 से 40% पाया जाता है। कितना परसेंट पाया जाता है? 20 से 40% पाया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लवणीय भूमि को या लवणीय मृदा को, लवणीय मृदा को किस अन्य नाम से जानते हैं? किस अन्य नाम से जानते हैं? तो सफेद क्षारीय मृदा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सफेद क्षारीय मृदा के नाम से जानते हैं। अगर यहीं पर बात करते हैं क्षारीय मृदा को, हाँ, किस मृदा को? क्षारीय मृदा को किस अन्य नाम से जानते हैं? किस अन्य नाम से जानते हैं? तो काली क्षारीय मृदा। क्या? काली क्षारीय मृदा के नाम से जानते हैं। क्लियर? फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लवणीय और क्षारीय मृदाओं को, लवणीय और क्षारीय मृदाओं के लिए किन शब्दों का प्रयोग करते हैं? मृदाओं के लिए किन शब्दों का प्रयोग करते हैं? किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो किन शब्दों का प्रयोग करते हैं? तो आप करते हैं, कौन कौन से शब्द हैं? राकर हो गया, थर हो गया और कल्लर हो गया। क्या हो गया? कल्लर। इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। राकर, थर और कल्लर शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरानी जलोढ़ मृदाओं को क्या कहते हैं? जलोढ़ मृदाएं दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? दो। अच्छा, जलोढ़ मृदाएं क्या होती हैं? यही देख लेते हैं। जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा क्या होती हैं?
जलोढ़ मृदा वे मृदाएं होते हैं जो नदी या नदियों के द्वारा बहा कर लाई गई जो मृदाएं होती हैं वो जलोढ़ मृदाएं कहलाती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं, एक बांगर होती है, एक खादर होती है। एक बांगर होती है और एक खादर होती है। तो बांगर मृदाएं कौन सी कहलाती है? तो जो नवनिर्मित मृदाएं होंगी, जो नवनिर्मित मृदाएं होंगी, नवनिर्मित मृदाएं होंगी, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? खादर कहेंगे। कहने का मतलब जो नई नई मिट्टी होगी, जो नदियों के द्वारा बहा कर लाई गई ताजी मिट्टी होगी, उसे क्या कहेंगे? खादर कहेंगे। और जो पुरानी होंगी, है ना, जो पुरानी हो जाएंगी, जो पुरानी मृदाएं होंगी, उनको जो है क्या कहेंगे? बांगर कहेंगे। कहने का मतलब जो नवनिर्मित जलोढ़ मृदाएं होंगी, नवनिर्मित जलोढ़ मृदाएं होंगी, उन्हें खादर कहेंगे। जो पुरानी जलोढ़ मृदाएं होंगी उसे बांगर कहेंगे। क्लियर? फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, उपग्रहों के द्वारा, किसके द्वारा? उपग्रहों के द्वारा सर्वेक्षण कहलाता है, क्या कहलाता है ना? सर्वेक्षण। सर्वेक्षण क्या कहलाता है? तो रिमोट सेंसिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? रिमोट सेंसिंग कहलाता है। जो उपग्रहों के द्वारा सर्वेक्षण किया जाता है भूमि का, वो क्या कहलाता है? रिमोट सेंसिंग कहलाता है। एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि देख लीजिए ऊपर कि मृदा सर्वेक्षण के लिए, मृदा सर्वेक्षण के लिए आधुनिक विधि, किस विधि से? आधुनिक विधि से, किस विधि से? आधुनिक विधि से मृदा विज्ञान, यानी कि मृदा सर्वेक्षण के लिए जो आधुनिक विधि का प्रयोग करते हैं, विधि का प्रयोग करते हैं, किसके लिए? सर्वेक्षण के लिए, उसे क्या कहते हैं? रिमोट सेंसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रिमोट सेंसिंग कहते हैं। सेंसिंग, ठीक है ना? जो आधुनिक विधि से जो एक नया शाखा बना दिया गया है मृदा सर्वेक्षण के लिए, जो नई शाखा का नाम दिया गया है वो है क्या? आपकी रिमोट सेंसिंग है। क्या है? रिमोट सेंसिंग है। क्लियर? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली सबसे अधिक मृदा कौन सी है? उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली सबसे अधिक मृदा कौन सी है? तो एलुवियल है। कौन सी है? जलोढ़। कौन सी है? जलोढ़ मृदा है। कौन सी मृदा है? जलोढ़ मृदा है। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, भारत में पाइराइट का अनुमान कितने मिलियन टन है? भारत में, अगला क्वेश्चन है, भारत में किसका? पाइराइट का, किसका? पाइराइट का अनुमान कितने मिलियन टन है? कितने मिलियन टन है? क्या अनुमान है? तो ये जो है 2000 मिलियन टन है। कितना है? 2000 मिलियन टन है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कृषि ग्रेड पाइराइट, कृषि ग्रेड पाइराइट, जो कृषि ग्रेड का पाइराइट है, ठीक है ना, उसमें कितने परसेंट सल्फर पाया जाता है? में कितने परसेंट सल्फर पाया जाता है, यानी गंधक पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है? तो भैया पता है कितने परसेंट जो कृषि ग्रेड का यानी कृषि योग्य जो पाइराइट होता है उसमें कितने परसेंट सल्फर पाया जाता है? तो उसमें 22% सल्फर पाया जाता है। कितने परसेंट? 22% सल्फर पाया जाता है। क्लियर? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लौड़ी एवं क्षारीय, लौड़ी एवं क्षारीय
मृदाओं के सुधार के लिए, मृदाओं के सुधार के लिए जैविक विधि कौन सी है? जैविक विधि कौन सी भैया? जैविक विधि है तो हरित शैवाल विधि है। किसका, यानी जैविक विधि में किसका प्रयोग करते हैं? तो हरित शैवाल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हरित शैवाल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? हरित शैवाल का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्षारीय मृदाओं का पीएच कितना होता है? क्षारीय मृदाओं का पीएच कितना होता है? 8.5 होता है। कितना होता है? 8.5 होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो जो है 32.28 करोड़ है। क्या है? 32.28 करोड़ है। क्लियर। फिर अगला क्वेश्चन ये है कि राजस्थान, कहाँ? राजस्थान में जो मरुस्थल है, क्या है? मरुस्थल, ठीक है। मरुस्थल का कितना क्षेत्रफल फैला हुआ है? मरुस्थल का कितने वर्ग, यानी कितने, मरुस्थल जो है कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है? कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है भाई? मतलब राजस्थान में जो मरुस्थल है, ठीक है ना, वो कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है? तो ये है 2,08,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। कितने? 2,08,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। क्लियर। फिर अगला क्वेश्चन ये है कि अगर विश्व की बात कर ली जाए, वर्ल्ड में, ठीक है ना, संसार में, ठीक है, जो टोटल प्लेस है, ठीक है ना, टोटल प्लेस की बात की जा रही, प्लेस के अंतर्गत, ठीक है ना, कितने परसेंट भाग पर, कितने परसेंट भाग पर, कितने परसेंट भाग पर जो है मरुस्थल है? क्या है? मरुस्थल है। तो 40% भाग पर मरुस्थल है। कितने परसेंट भाग पर मरुस्थल है? तो 40% भाग पर। कहने मतलब संसार में अगर कहा जाए कुल क्षेत्र में, कुल स्थल क्षेत्र में कितने परसेंट भाग पर मरुस्थल है? तो 40% भाग पर मरुस्थल है। ठीक है, क्लियर। फिर अगला बात करते हैं, भारत में जलमग्न क्षेत्रफल कितना है? अगला क्वेश्चन है, भारत में वाटर लॉग सॉइल कितनी है ना, एरिया कितना है? भारत में जल मग्न क्षेत्रफल कितना है? कितना है? तो 60 मिलियन हेक्टेयर है। कितना है? 60 मिलियन हेक्टेयर है। क्लियर इतनी बात? इतनी बात क्लियर हो गई? अब ठीक, अगर अगर आपको लगता है कि मैटर सही है, ठीक है ना, तो वीडियो जो है लाइक वाइक कर दिया करो भैया। ठीक, आइए आगे देखते हैं।